चलो तो अपन बात कर लेते हैं पहले कि एक बार पूरा डायग्राम बना करके और फिर कौन कौन सी नदियां हैं, कितनी नदियां हैं, क्या क्या है। क्या चीज? समझ नहीं आया। परियोजना है। हाँ, वो लिखना है। हाँ, लिखवाते हैं आज। आज क्या, मैं मिनरल्स तैयार नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद परियोजनाएं पढ़ रहा था, तो मैं सोचा कि परियोजनाएं, बहुत सारी परियोजनाएं लिख के लाया हूँ। चिंता मत करो आज। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन जो मेजर रिवर्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा सफाई से बनाना, खपचू खपची मत कर देना। और उसमें जो मेन तीन तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तीन ये बनाएंगे। और पूर्व और पश्चिम की नदियाँ बनाएंगे, ठीक है। उससे क्या है कि एक दिमाग में फ़ोटो रहेगी, वो डायग्राम को देखने के बाद तुम्हें पता रहेगा, आइडिया रहेगा कौन सी नदी के बाद क्या क्या आता है। तो यहाँ से क्या निकल रही है अपनी? ठीक है, ये अपनी हो गई सिंधु। अब इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स, पहले तो ऊपर वाली बनाते हैं, श्योक, हुंजा और गिलगित। इसके बाद स्वात, काबुल और गोमल। इसके बाद इधर वाली बनाते हैं अपन, बाई। तो इसमें एक तो है यहाँ से, कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसके अलावा दो और ऊपर जाती है, सुरु और सुरु और जास्कर। ये तो अपना कौन सा है? सिंधु नदी अपवाद तंत्र, ठीक है। इसके बाद अपना गंगा। ये इन सब में, इन पांचों में ना, सबसे मेन जो रिवर है वो है चिनाब, ठीक है। और सबसे लंबी जो रिवर है वो कौन सी है? सतलज। तो सबसे बड़ी नदी चिनाब और सबसे लंबी नदी सतलज। और ये कहाँ जाकर के मिलती है? मिठानकोट।
अब गंगा, इधर से क्या निकलती है? हुगली। क्या नाम है जगह का? फरक्का, हुगली की, सहायक, दामोदर और मयूराक्षी। इधर से आ रही है यमुना, ठीक है। और इसके अलावा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। महानदी नहीं, महानंदा, ठीक है। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं अपने ब्रह्मपुत्र, नामचा बरवा, दिहांग गोर्ज, असम और फिर बांग्लादेश। अब इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स की बात करें, कौन सी है ये? पहले एक तो ये बताओ, तीस्ता, फिर उसके बाद संकोस, मानस, कामेंग और सुबनगिरी। इधर से दिबांग, लोहित, दिसांग, धनसिरी, कपिली, ठीक है। अब थोड़ा राजस्थान की बात कर लें। यमुना बना दी ना ये यमुना, क्या चीज? हाँ, इसकी ट्रिब्यूट, अच्छा इसमें ड्रॉ करने के लिए कह रहे हो क्या? करवाई ना डिटेल। 1375 किलोमीटर सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी रिवर्स, इसकी सहायक नदियां भी करवाई हैं। लगता है नोट्स पढ़े नहीं तुम लोगों ने घर जाके। ये कौन सी है? लूनी, साबरमती, विंध्याचल, सतपुड़ा। माही, नर्मदा, तापी। इसके बाद 3 नदियां हैं गोवा में, 3 नदियां हैं और 2 नदियां हैं। इनके नाम लिख लेते हैं। अच्छा, नाम लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब मैसी हो जाएगा ये डायग्राम आपका। बस अपने को थोड़ा नदियां नदियां लिख लें। इसके अलावा इधर बात करें तो ऊपर से शुरू हो जाती है स्वर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी और वैतरणी। तो ये गोदावरी ऊपर बन गई है, पर गोदावरी इधर से आएगी नीचे से, तो हुगली आगे जाती है तो उसमें जाके गोदावरी मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए कि हुगली की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, गोदावरी और मयूराक्षी। इसके बाद होगी अपनी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पोन्नियार, कावेरी और वैगई, ठीक है। तो ये अपना क्या है, पूरे भारत का अपवाह तंत्र है। ये नदियां हैं, इसमें इनको बोलते हैं पूर्वी नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां, ऊपर वाली हिमालय की नदियां या सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ये सारी हिमालय का है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अब कुछ जहाँ पे अपन नाम लिख सकते हैं, जो साफ जगह, क्लियर जगह, जिनके नाम थोड़े से टफ भी रहते हैं, वो नाम अपन लिख लेते हैं, बाकी जगह को छोड़ देंगे।
गोमल, काबुल और स्वात। इसके बाद गिलगित, हुंजा और शोक। क्या चीज? शोक घाटी, नुब्रा और शोक नदी मिलकर के नुब्रा वैली बनाती हैं, पता है आपको? तो ये इसी का शोक लिखवाया है मैंने आपको, ठीक है। और ये अपनी सिंधु होगी, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जास्कर और ये सुरु। ये ब्रह्मपुत्र, कोसी और ये कामिंग, संकोश, कामेंग, सुबनगिरी। पहले मानस आएगा, मानस, कामेंग से पहले मानस आएगा, बिल्कुल सही। संकोश, मानस, कामेंग और सुबनगिरी। इसके अलावा इधर की बात करें, दिबांग, लोहित, दिसांग और ये वाली कौन सी थी? धनसिरी, कपिली। हाँ सॉरी, तीस्ता। तीस्ता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्व की तरफ। तो स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी प्लस वैतरणी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पोनियार, कावेरी, वैगई। नर्मदा, तापी। ये बताओ, मांडवी, जुआरी, रसेल। ये तीनों किसमें पाई जाती हैं? इसके बाद ये तीनों बताओ। और नेत्रावती। पोन्नानी, पेरियार। ये कहाँ पाई जा रही है? और ये तमिलनाडु, कर्नाटक के बच्चों, तमिलनाडु इधर है। और कौन सी रह गई? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी हो ही गई। ये मिठानकोट, अरब सागर। तो ये डायग्राम आप लोग जितनी सफाई से बना सकते हो बना लो, जगह नहीं है तो जबरदस्ती मत घुस जाना इसमें।
हाँ, जब जहाँ पे नदियाँ पूरी होगी ना, वहाँ पे ये आखिरी डायग्राम है इस चैप्टर का। इसमें सारी नदियाँ हैं। हाँ, नहीं बनेगा, कचरा हो जाएगा। अब यही परीक्षा है तुम लोगों की। इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इसके लिए पहले तो तुम्हें आना चाहिए भारत का नक्शा बनाना। ऊपर का नहीं बनता तो देखो ऐसे बनाया करो, भारत का नक्शा अगर नहीं आ रहा ना बनने में, थोड़ा यूं, थोड़ा यूं, थोड़ा यूं, थोड़ा यूं। अब यार ऐसे ऐसे बना लोगे क्या? चलो, ये तो और भी अच्छी बात है। और जो बच्चे बिल्कुल ही इनको लगता है कि सर ये भी नहीं हो पाएगा हमसे, उनके लिए सबसे बेस्ट है, दो पतंगे बनानी है उनको। एक पतंग तो यूं, ठीक है, एक पतंग तो यूं, और एक पतंग यूं, ठीक है। तो इससे भी अपना काम चल सकता है। हाँ, आप क्या कह रहे थे, हेल्प कर दूं, आगे का डायग्राम बना दूं? ये बात सुन करके मुझे एक गाना याद आता है, उंगली पकड़ के तूने। वो मूवी बहुत शानदार है, देखी आप लोगों ने? बहुत गजब मूवी है। कौन सी, क्या नाम था उसका? राजी। हाँ, ऐसे ही कुछ उसकी, आलिया भट्ट की मूवी थी ना वो। हाँ, हाँ, मुझे घर जाना है, वही वाली। वो वाली मूवी अच्छी मूवी थी। आज तुम्हारा एक जोड़ीदार एब्सेंट है। उसको भी घर जाना था। अच्छा, नए बच्चे कितने हैं आप में से यहाँ पे जो आए हैं पहली बार? हाँ, आप आप दोनों। हैं? आप तीनों ही पुराने हो? कितना टाइम हो गया यहाँ पे? और तुम दोनों पीछे। हो, बहुत सही है। नी भी तुमने रखी, पहली ईंट लाके तुमने लगाई थी राम नाम की। अच्छा, मैं एक बार आया था तो तू ही बैठा था ना तेरे गेट पे पीछे, फर्स्ट टाइम जब मैं इस कोचिंग में आया था। सेमिनार में नहीं, उससे ही पहले आया था मैं, मार्च अप्रैल में आया था। उधर बैठा था, उधर कॉर्नर में। मैं आया, मेरे को आके मेरे को कहता है हाँ। मैं कह रहा भाई बताता हूँ, थोड़ा सर से बात करवा मेरे को। उस टाइम पे तो बाल बड़े थे तेरे। क्या हुआ? कल रात को तो भाई बहुत ही खासा हूँ मैं। कोई ऐसी गोली होनी चाहिए जो लो तुरंत आराम। क्या, सेल्फोस? स्ट्रेप्सिल्स? तो कुछ बच्चों की डिमांड हुई थी, बोले सर आपने वो पूरे डैम प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लिखवाए, तो इसी में हैं। होते देखो, और समझदारी करी उसने, क्योंकि हाँ, क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, निम्न में से ये जो पावर प्लांट है कौन सा है, जल विद्युत है या परमाणु है
या भू अब देखो करंट से रिलेटेड तो आते ही हैं, वो तो खैर पढ़ना ही है, पर कितने भारत में है ये एक ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो थोड़ी सी लेबर अपने को उसमें भी करनी पड़ेगी, लिखने की और मुझे लिखवाने की। फिर उसके बाद मिनरल्स शुरू करते हैं। हाँ, चेयर होगी खराब। जोधपुर से कौन कौन है तुम में से? बाड़मेर? कोई बात नहीं। बाड़मेर में से कौन कौन है तुम में से? अब ठीक है, अब मैं अपना सवाल करेक्ट कर लेता हूँ। हैं? एडी सर है जोधपुर के। यहाँ बाड़मेर के? अच्छा। अच्छा मुझे बताओ, बाड़मेर बाड़मेर में जाकर खत्म होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? अंतिम पॉइंट कौन सा है उसका? शाहबाद है? ये शाहगढ़ है? पता करना। हिंदूमल को हिंदूमल कोट से शाहगढ़ है, वो शाहबादगढ़ नहीं है शायद। दोनों आते हैं। आंख और मार दी इसने मेरी तरह। चलो ठीक है, मुझे बताना, मुझे तो शाहगढ़ लगता है। तो एक बार तुम भी पता करके आना, मैं भी पता करके आता हूँ। हाँ नहीं, एक क्या जगह है शाहगढ़ बल्ज, वो पड़ती है जैसलमेर में। ठीक है। और शाहगढ़ है वो पड़ता है बाड़मेर में, जो अंतिम पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। तो एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें शाहगढ़ बल्ज लिखा हुआ था और शाहगढ़ भी ऑप्शन में था। तो लोगों ने उसको शाहगढ़ बल्ज पे भी कुछ ने क्लिक किया था। उनको लगा कि इसका पूरा नाम शाहगढ़ बल्ज है, इस वजह से उनको लगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है, और हकीकत में नाम उसका शाहगढ़ था। मैंने क्या करा था, मुझे उस टाइम तक राजस्थान नहीं पढ़ता था मैं। राजस्थान पिछले 2 साल से पढ़ना शुरू किया है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे आप में से किस किस बच्चे ने एक आधी वीडियो देखा या कुछ पढ़ा? पढ़ रहा है कोई? एक ही पढ़ रहा है? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा देंगे आपको? है? जीडीपी, जीएसडीपी, जीएसवीए, ये क्या होता है? पढ़ा हुआ है? तो आपस में मदद किया करो। देखो, एक एक वो थे, कौन हमारे सर थे, वो आते थे क्लास में, और वो पता है कैसे पढ़ाते थे? पहले अपने बचपन में ऐसे नहीं पढ़ाते थे, वो बुक लेकर के पढ़ाना होता था, पेज पलट पलट के बुक पढ़ पढ़ के। तो कोई भी जो अच्छा बच्चा होता था कि वो आराम से आकर के अपनी बैठ की नींद निकालते थे, लाजा बेटा इनको पहला चैप्टर पढ़ा के सुना। और फिर वो पहला चैप्टर वो बच्चा पढ़ाता था, और वो बच्चा अक्सर मैं ही हुआ करता था। किन किन का रह गया? एटलीस्ट उसने बनाया, ये बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। उसका पेन चला, वो नक्शा भारत जैसा दिखा। अच्छा बताओ, कौन कौन का रह गया? बच्चों, तो इसमें थोड़ी क्लास पूरी करनी है अपने को।
कोई बात, मैं माफी चाहता हूँ, बनाओ। मेरे मेरे मुंह से निकल गई। वॉच चला था वो, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। अच्छा, सोनू क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? सोनू क्षेत्र, जैसलमेर। हाँ, क्या पाया जाता है वहां पर? सोनू क्षेत्र है एक। सोनू सोनू। सीमेंट। और सीमेंट भी तीन टाइप का होता है, स्टील ग्रेड, सीमेंट ग्रेड और केमिकल ग्रेड। तो स्टील ग्रेड जो क्वालिटी है जैसलमेर में सोनू क्षेत्र में पाया जाता है। केमिकल ग्रेड पाया जाता है अपने नागौर में पाया जाता है। और सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन है, चित्तौड़ है। चित्तौड़ में भी जगह है उसकी। नहीं नहीं, बहुत कॉमन नाम है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। निम्बा हेड़ा। निम्बा हेड़ा। चलो तो बढ़े आगे। सूरज से कितने किलोमीटर दूर है अपन? बहुत दूर। ऐसे 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 जवाब मत दो यार। तुम्हें 100 मीटर भी चलना होता है, वो तुम्हें 150 मीटर नजर आता है। तो ये तो इतना तो पता। कितना, 6 लाख करोड़? 15 लाख करोड़? 15 करोड़। अच्छा, ये सिंधु नदी जो है, इसका अपवाह तंत्र, जो अपवाह क्षेत्र है, कितने एरिया में है ये? टोटल तो पूरे विश्व में बताओ, यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक कितना क्षेत्र घेरती है? 11.65। और इंडिया में कितना? 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसकी बात करें गंगा की, टोटल कितना घेरती है? 10.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और भारत में कितना? 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ब्रह्मपुत्र 5.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और भारत में कितना? 1.94। लंबाई कितनी है ब्रह्मपुत्र की? 2900 किलोमीटर। और भारत में कितनी है? 900 किलोमीटर। इसकी बात करें सिंधु की, 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। और इंडिया की, उसकी गंगा की, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन बनाती है? गंगा बनाती है। ये वाली पेन्नानी, पोन्नानी, और ये पोन्ना नहीं है, पेन्नानी नहीं है, पोन्नानी, पेरियार। पेरियार। तुम्हें से कभी किसी के टॉन्सिल हुए हैं क्या? अरे बहुत जहर बीमारी है ये। पानी पियो तो वो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या, हिमालय की वो भी गोर्ज में से होकर गुजर रहे हैं क्या वो, चीरता हुआ एकदम। हाँ, और टॉन्सिल में जैसे खांसी हो जाए, गर्म पानी, वही कर रहा हूँ, गर्म पानी, ग्रीन टी। हाँ, नमक के गरारे ज़्यादा सही माने जाते हैं इसमें।
ठीकरी क्या होता है? अच्छा, मटकी का वो जो होता है, हाँ, चिपपट बोलते हैं उसको। तो इतना क्या शर्मा रहा है, गरम गरम थोड़ी सी रम लो उसमें। हाँ, रम गरम करो उसमें थोड़ी सी, और वो। अच्छा, मैं साइड में हो जाऊं? हाँ, पर उससे क्या होता है फिर, और दवाइयों का असर कम हो जाता है। वो तो खैर है ही फाइनल ऑप्शन। वो ले लें? अरे यार, फिर उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा फ्रैंक हो जाता हूँ फिर मैं। नींद नहीं आती। हाँ, वो बहुत अच्छी चीज़ है, अनुलोम विलोम कपाल भाती। ये लाएंगे, रूटीन में लाने की चीज़ है ये। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, हार्मोन लेवल डाउन होते जा रहे हैं। अभी कहाँ, अपन हर पल बूढ़े होते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ। कॉलेज टाइम पे मैं क्या इंजीनियर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं। मैं इतना खुश हूँ, इसका रीज़न ही है कि मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। तो शादी हो जाने के बाद कहाँ खुशियाँ फिर? है? किससे पूछो? अच्छा, आपकी हो गई? चलो, ये तो खैर साइकिल है, लाइफ साइकिल है, इसमें तो घुसना ही है सबको एक ना एक दिन। पर ये है कि शादी के बाद इंसान खुद के लिए नहीं जीता। पहले तो वाइफ के लिए, और फिर उसके बाद बच्चों के लिए। और बच्चा बिगड़ जाए गलती से, तो फिर जीवन में कलेश ही कलेश है। ये सब कहने की बातें हैं। यार दोस्ती ऐसी चीज होती है, बालक ना घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर ये करता है सारे काम। घर वालों को लगता है, वो नहीं कहावत सुनी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है? तो घर वालों को किसी किसी भी घर वाले को नहीं लगता कि हम, हाँ, हमारा गंगाधरी शक्तिमान, कि हमारा जो बेटा है वो बिगड़ सकता है या बिगड़ा हुआ है, इसको बिगाड़ा किसी और ने। और वहां पता चल रहा है कि पूरी स्कूल या कॉलेज में वही बंदा है जो सबको बिगाड़ने में लग रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो डरता हूँ क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा हूँ, और इंजीनियरिंग हॉस्टल में रहा हूँ मैं। और मैंने वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली है, ऐसे ऐसे लोगों को देख लिया है, ऐसी ऐसी फिलॉसफीज देख ली है मैंने लोगों के अंदर, कि मुझे ऐसा लगता है औलाद पैदा करना, दुनिया का पैदा करना तो फिर भी आसान काम होगा, ठीक है। उसको पालना और उसको अच्छे संस्कार देना ये भी आसान काम है, पर उसके अंदर वो चीज़ घुस जाए, वो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं कॉलेज की टाइम की बात बताता हूँ। हमारे सेमेस्टर हुआ करते थे, ठीक है, 6 6 महीने में एग्जाम हुआ करती थी। आप बीटेक में यहीं जयपुर एआईसी। तो उसमें क्या होता था कि हम पढ़ना शुरू करते थे एग्जाम से 2 3 दिन पहले। तो वो एग्जाम होने वाली थी। अब उस टाइम पे पता चल रहा है कि कॉलेज में वहाँ पे हॉस्टल में उसकी बुक ही सिर्फ अकेले इकलौते मेरे पास है, ठीक है। तो अब वो सारे के सारे मेरे रूम में आकर के बैठ गए। तो अब मैं थोड़ा तो पहले तो मना किया, फिर मेरे बाद में दिल पसीजा कि मैं यार कोई बात नहीं, तो मैंने क्या है, उस बुक को फाड़ा और फाड़ फाड़ के एक एक चैप्टर सबको बांटे। मैं चलो पढ़ो, सबको पास करवाता हूँ। तो अब मैं वो सब अपने रूम में, मतलब एक बंदे का सामने वाला रूम था, उसमें जाके बैठ गया, बोला मैं अकेला पढ़ता हूँ, मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस मत करो। तो वो सब बैठे। अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा अपने, और जा करके देखता हूँ तो जो मैंने दिया था जिस बंदे को, वो उसमें क्या बोलते हैं, गांजा क्रश कर रहा है बैठ करके। मैं कह रहा ये क्या कर रहा है तू? कह रहा है कि भाई यार पढ़ लिया, इतना ही पढ़ना था। मैं तो ये क्या कर रहा है तू इसमें, ये इसका? बोले कुछ नहीं, अब थोड़ा सा नशा वशा करते। मैं यार गजब तू। एक उधर से एक इतनी सी उसने क्रश करना शुरू किया, इतने में उधर से पीछे से एक बोतल निकाल लाया अलमारी में से। ले आ भाई विवेक, बैठ पढ़ लिए, बस हो गया, इतने में हो जाएंगे पास। क्योंकि उनको उम्मीद थी फेल तो होना ही है, तो मेहनत क्यों करनी, तो बिना मेहनत करे फेल हो। तो वहाँ पे ये सीन चलता था, एग्जाम से एक दिन पहले वो लोग पी पुआ करके एकदम सेट, और ठीक है खूब बातें कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अगले दिन उनके चेहरे देखने लायक हुआ करते थे।
कुछ याद नहीं है, जो गेट पे बैठ के समझ रहे हैं फटाफट तू ये समझा दे, तू तू वो समझा दे, और तो भी वो लौंडे पास हो जाते थे। सबसे बड़ी चीज ये समझ लो कि मतलब अपना ना दिमाग जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर इसको तुमने सर्वाइवल मोड पे डाल दिया कि अगर ये नहीं तो फिर अपने बुरी हालत होने वाली है, तो उसकी कैचिंग पावर इतनी सॉलिड हो जाती है कि ना वो उसको मतलब एक बार की चीज भी ऐसी समझ में आती है कि वो कभी नहीं भूलता। तो जब तक आपका दिमाग सर्वाइवल मोड पे नहीं जाएगा ना, तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए तो कहते हैं कंफर्ट जोन से निकलो, वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि सर्वाइवल मोड पे ही दिमाग बहुत शानदार काम करता है, लास्ट टाइम पे चलता है वो। और एग्जाम में भी होता है अपने साथ, 15-20 मिनट बचते हैं तो सारे सवाल एकदम ऐसे होने लगते हैं, तुरंत फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ मतलब कि 1 घंटे में तुमने जितना लिखा लास्ट के 15 मिनट में तुम उतना लिख देते हो। ये तो यही दिमाग है, इसको समझ लिया ना और इस पर काबू कर लिया। काबू करना तो नहीं हो पाएगा, पर तुम समझ लोगे ना कि ये क्या गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ, कि अगर इसका भी चाय पीने का मन हुआ है ना, तो तुम्हारा चाय पीने का मन नहीं है, ये इसका चाय पीने का मन है। तुम्हारा अगर मस्ती करने का मन, क्योंकि इसका पढ़ने का मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस पे क्या लोड आ जाता है। जैसे ही पढ़ाई की बात आती है ना, तो उसमें क्या है, इसकी सारी रिलैक्सेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें उस टाइम पे इसको टेंशन हो जाती है कि अब पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे होएगा। तो ये बहुत कमाल की चीज़ बनाई है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। इसको सिर्फ आप पढ़ करके ट्रेन कर सकते हो, ना जिम में ट्रेन होती है, ना बॉडी बिल्डिंग, किसी भी चीज़ से ट्रेन नहीं कर सकते। बन गया? हाँ, हम भी। नहीं नहीं बेटा, वो तो सेमेस्टर एग्जाम थे। उसमें उसमें 100 में से 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ये एग्जाम कंपटीशन है, इसमें अगर पन्ने फाड़ दिए ना तो फिर बहुत कुछ फट जाएगा। हाँ, पता चले वो जो पन्ना फाड़ के दिया किसी को, वही क्वेश्चन चला गया तेरा। तो इसमें मत फाड़ना, और प्लीज मेरी तो मत फाड़ना, मेरी नोटबुक तो थोड़ा संभाल के रखना। तो ये है, बाकी ठीक है। पढ़ाई लिखाई, मैं तो पहले दिन भी तुम लोगों को कहा था, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला है नहीं। ठीक है, एक सिवाय एक नौकरी मिलेगी। बाकी पढ़ाई ऐसी करो जो बिहेवियर में दिखे तुम्हारे कि सच में यार ये बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा नाइस बंदा है। ये जिस दिन तुमने सुनना शुरू कर दी लोगों के मुंह से, उस दिन मानना कि तुम्हारी पढ़ाई सफल हो गई। और नौकरी लगे पीछे और थानेदार बने पीछे भी लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, सबसे घटिया इंसान है, सबसे बकवास थानेदार है, तो ये है, तो कोई मतलब नहीं है, डब्बा गोल है फिर उसका। क्योंकि इज्जत मैंने देखी है, इज्जत में बहुत पावर है। बस्ती तहसील में कई तहसीलदार आए, कई गए, बहुत हुआ। और एक आध तहसीलदार ऐसे आए जो मतलब वो जब आते ना, तो उनके लिए पूरी तहसील सजा दी जाती है, उनके लिए पूरा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। पूरा तहसील, जो बस्ती तहसील है, पूरा भर जाता है एकदम छकाछक। तहसील का जितना बड़ा एरिया है पूरा, मतलब ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा नेता आ गया हो। और वो गिनती के 2 ही लोग हैं जिन्होंने, जो अपने कार्यकाल में जिन्होंने 5-5 साल काम किया यहाँ पे, वो 2 लोग आते हैं, वो पूरी तहसील को एकदम दुल्हन की तरह सजा देते हैं उसमें, और क्या उनका स्वागत करते हैं। और कई आते हैं, बैठते हैं, उसी चुपचाप आएंगे, ऑफिस में गए, बैठे, चाय पी और रवाना। पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई आया भी था ऐसा। तो यही है, प्यार प्रेम में ज़्यादा ताकत है, इज्जत में ज़्यादा ताकत है। खौफ की ज़िंदगी और बदमाशी की और बुरी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, कुछ टाइम की होती है, और स्वाद भी नहीं है इसमें। चलो हेडिंग डालो, एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। हाँ वही है, लिखो लिखो, परियोजनाएं ही है ये। इसमें जो है अपन सारे प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, पर्टिकुलर सौर ऊर्जा के कौन कौन से हैं, और विद्युत ऊर्जा के, जल विद्युत के कौन से हैं, भूतापीय कौन से हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ में आता ही होगा, सौर ऊर्जा कैसे जनरेट की जाती है, सौर पैनल से की जाती है। भूतापीय ऊर्जा जहाँ पे जब पानी जमीन के अंदर, जहाँ पे जो लावा के बाद जो अपनी परत शुरू होती है, वो और जब पानी जब टकराते हैं आपस में, तो क्या गैस के गुबार बनते हैं। तो तुमने देखा होगा हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, जो सतह पर आकर क्या है कि तुमने देखा होगा उस जगह का पानी भी गर्म होता है और वहाँ से वो भाप निकल रही होती है। तो वो 8 से 10 किलोमीटर नीचे गहराई में, वहाँ से वो भूतापीय एनर्जी इकट्ठी की जाती है।
एक तापीय ऊर्जा होती है, थर्मल एनर्जी होती है, जो कोयला या फिर फ्यूल को बर्न करके और फिर उससे, और वो भी अलग तरीके की होती है। एक तो कोयले को बाहर निकाल करके बर्न करके एनर्जी इकट्ठी करते हैं, एक ज़मीन के अंदर ही कोयले को बर्न करते हैं, उससे फिर ज़मीन के अंदर सारा काम करके फिर एनर्जी अपन प्राप्त कर लेते हैं। एक पवन ऊर्जा होती है, जो पवन चक्की के थ्रू अपन जो है एनर्जी जनरेट करते हैं। पवन चक्की घूमता है, फिर से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर में एनर्जी आती है, फिर एनर्जी उसको कन्वर्ट करता है। अच्छा, एनर्जी की मुझे परिभाषा बताओ, एनर्जी क्या है? सिंपल सी है, तुम्हारे अंदर एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने की जो क्षमता है वही क्या है? ऊर्जा है। अब ऊर्जा भी दो तरीके की होती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, एक स्थितिज और एक गतिज। तो अपन बोलते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलते हैं भाई तेरा पोटेंशियल कितना है, कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं आरएस बन सकता हूँ। तो ये भी क्या है? एक एनर्जी का लेवल है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी। किसी पूछते हैं भाई तू कितने किलोमीटर दौड़ सकता है, बोले मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तो ये क्या है? उसका पोटेंशियल है। और वो जब दौड़ रहा है तो उसने उस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो इंसानी तरीके से समझ लो, ठीक है। एक बॉल में समझ लो कि एक बॉल की जो है, बॉल के अंदर एक नॉर्मल है, अपन उसे बॉल को ड्रॉप किया, बॉल नीचे जमीन पर थप्पा खाई, तो पहले तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, बॉल को छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा तो वो एनर्जी उसके अंदर जनरेट हुई, तो बॉल नीचे गई, और बॉल नीचे गई और फिर उसके बाद उछल करके थोड़ी सी इतनी ऊंचाई तक नहीं आती है, पर उसी बॉल को तुमने फोर्स मार करके जमीन में थप्पा मारा, तो ऑलरेडी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी जिसकी वजह से थोड़ी सी उछल रही थी। अब तुमने अपने पोटेंशियल एनर्जी से उसको और कौन सी काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर दी उसके अंदर, तो उसके अंदर जो ऐड होगी एनर्जी जनरेट होगी, तो उसकी वजह से बॉल ज़्यादा ऊंची उछलती है। ऐसे ही अपना हर चीज़ एनर्जी पे चल रही है, ठीक है। एनर्जी, ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही है कि अपन इसके लिए अपने इंसानी तुमने समझ ही लिया। अब इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो अपन क्या करते हैं कि अपनी मेन ज़रूरत तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। आज मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये तुम्हारा बोर्ड, कैमरा, सब क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो अपना जीवन मतलब थमसा ही जाए एक बार के लिए। तो जितनी भी अपन ये जो प्लांट्स लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? एनर्जी जनरेट करने के लिए लगाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाते हैं। अब भारत में क्या कर रखा है कि अलग अलग चीज़ से जो है एनर्जी प्राप्त करने के अलग अलग जगह प्लांट लगा रखे हैं। तो मैंने आपको कई इसमें लिखवाए भी थे, नदियों में कई प्रोजेक्ट लिखवाए, बांध प्रोजेक्ट लिखवाए। इसके अलावा ये तो हो गए नदियों वाले, जो अपन नदी के जल से जो बिजली बनाते हैं। इसके अलावा और होते हैं सूरज की किरणों से सौर पैनल। भड़ला का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा सोलर पैनल लगा है वहाँ पे। और इसके अलावा कौन सी होती है? विंड एनर्जी होती है, जो पवन चक्की से जो अपन बनाते हैं। इसके अलावा भूतापी मैंने आपको बता दिया, तापीय मैंने आपको बता दिया, कोयला बर्न करके। और इसके अलावा होती है एक परमाणु ऊर्जा, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें न्यूक्लियस जो होते हैं उन एटम्स को बर्न करके और फिर उनसे एनर्जी अपन प्राप्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है इस दुनिया में, सबसे आगे कौन है? वो है अमेरिका। और अमेरिका इतना आगे है कि लोग उसके आधे पे हैं, रशिया वशिया सब उसके आधे पे है, अमेरिका सबसे डबल चल रहा है। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जा रही है, और वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है कम्प्लीटली बेस्ड है किसके ऊपर? न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। तो ऐसे ही अपन पूरी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, या फिर ये क्या बोलते हैं पवन ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा क्या होती है, वायु ऊर्जा क्या होती है, ये नहीं पढ़ेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं इनके प्रोजेक्ट्स, ठीक है। वो उसमें सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, या तो यूँ पूछ जाएगा ये वाला प्रोजेक्ट कौन से राज्य में है, ठीक है, इस राज्य में निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। दो तरीके तो ये हो गए सवाल बनने के, ये कौन सी नदी पर है, ठीक है, या इस नदी पे निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट है। एक तरीका हो गया सवाल का ये। अब अगला तरीका आता है इसमें ये कि प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, या भूतापीय है, जियोथर्मल है, या फिर अपने ये परमाणु ऊर्जा का प्रोजेक्ट है। तो इनको रटना नहीं है, इनके लिए इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। डेली कम से कम हफ्ते भर तक एक पेज लिखवाऊंगा मैं आपको बड़ा सा, ठीक है, उस पेज को डेली पढ़ना है। इससे होगा क्या कि आप लोगों को तभी भी रटा नहीं जाएगा ये, ठीक है, पर इससे होगा क्या, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा किससे रिलेटेड है।
ठीक है, क्योंकि दिमाग में क्या फोटो रहेगी, तो फोटो में जब वो दिखेगा ना कि सौर ऊर्जा में ये बातें कही गई है तो ये सौर ऊर्जा का है। ठीक है, ऐसा मैं पूछूं कि सौर ऊर्जा के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुझे सुनाओ, तो ये तो रटंत विद्या वाला काम है कि जिसने रट लिया वो तो फटाफट से उसको गा के सुना देगा। एक अपन अपने पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव होता, आरएस की तैयारी चल रही होती, तो फिर भी अपने को रटना थोड़ा सा ज़रूरी होता लिख लिख करके। इसलिए आपको बस बार बार डेली इसको हफ्ते भर तक पढ़ना है, देखना है, रीडिंग लगानी है, कोई भी चीज़ दोबारा भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक बार रीडिंग लगानी है। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का काम रहेगा, और ये आपको हफ्ते भर में ऐसे हो जाएंगे, एक सवाल कभी आएगा कहीं से भी आएगा तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा है, कहाँ पर है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, ये आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। और मैंने भी कोशिश करके देख ली, हालांकि मुझे भी पूरे याद नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा पोटेंशियल इतना नहीं है। तो पर ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार कुछ भी दे दो वो पूरी किताब और 1 वीक सीरीज तक वो रट लेते हैं। तो रटना मत, भूल जाओगे, कंफ्यूज जाओगे, पर डेली पढ़ते जाना। हेडिंग डाल ली, एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें डालो पहला, परमाणु ऊर्जा प्लांट। परमाणु ऊर्जा प्लांट, परमाणु ऊर्जा प्लांट, इसमें 5-6 हैं। ठीक है, पहला है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर एमएच। अब उसमें एरो बना करके लिखो, 1969 में यूएसए के सहयोग से निर्मित, 1969 में यूएसए के प्रयोग से निर्मित। अब अच्छा सुनो, अब तुम लोग ये बना रहे हो, लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसका एक तरीका बताता हूँ कि जिसमें तुम ना इसको थोड़ा शॉर्टली लिख पाओगे। जैसे कि ये लिखा, कौन सा लिखा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा लिखा, ये तुम्हारी नोटबुक है पूरी। ठीक है, ये पेज है तुम्हारा, परमाणु ऊर्जा पे डब्बा बनाया, यहाँ पे लिख दो मेजर प्रोजेक्ट बार बार, ताकि तुम लोगों को प्रोजेक्ट नहीं लिखना पड़े, मेजर प्रोजेक्ट। अब परमाणु ऊर्जा लिखा, इसके बाद ऐसे तारापुर, नरोरा, जैतपुर, और ऐसे करके ये बना दिया, ये एक कॉलम हो गया आपका। इसके बाद सौर ऊर्जा, तीर का निशान, फिर एक कॉलम बन गया, उसको डब्बे में मत करना, ये ऐसे करके फिर पवन ऊर्जा, ऐसे करके बनाना। क्योंकि मेरा मानना ये है, एक अपन लाइन में लिखते हैं प्रोजेक्ट, तो वो इतनी जल्दी फोटो में जो अपने जो फोटोजेनिक मेमोरी होती है उसमें अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाते। एक कॉलम रहता है ना, तो परमाणु का कॉलम आपको याद रहेगा, और आपको इनका कंपैरिजन भी रहेगा कि अगर आपके दिमाग में अगर कोई क्लिक हो रहा है तो ये वाला सौर का था कि परमाणु का था, वो इससे याद आ जाएगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से लिखना, और जहाँ पे कोई बात आएगी लिखने की, जैसे तारापुर लिखवाया तो तारापुर में ये छोटा सा एरो बना करके, और यहाँ पे जो बात लिखनी है वो इसी कॉलम के अंदर अपने को लिख के ख़त्म कर देनी। हाँ, क्या हुआ, इतनी जगह नहीं होती, दिखाऊं, ये है, ऐसे लिखा हुआ है, ये दे दूं, ये तो दे तो दूंगा मैं तुम लोगों को। ये इस पूरे पेज में एनर्जी लिखी हुई है, ये मेरा पोटेंशियल है लिखने का। ठीक है, अब तुम्हारा पोटेंशियल तुम लोग देख लो कि तुम कैसे लिख पाते हो, क्योंकि ज़्यादा पेज लिखोगे दिमाग में ज़्यादा फोटो क्लिक होंगी, कम पेज लिखोगे दिमाग में, अगर 2 पेज में एनर्जी है तो तुम्हारा दिमाग कितने फोटो कैप्चर कर रहा है, 2 फोटो कैप्चर कर रहा है, तो मेमोरी कम जा रही है, लोड, समझ रहे हो ना। तो अपने को लोड कम देना है और काम ज़्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से कोशिश करो कि थोड़ा सा इसको कम से कम पेजेस में ख़त्म करने की। एक तो इतनी मोटी किताब पढ़ो, उसी की समरी इतनी होती है, उसी के शॉर्ट नोट इतने होते हैं, और फिर उसी के फर्रे होते हैं 8-10 पेज के, तो फर्रे में ज़िंदगी जीना सीखो, क्योंकि फर्रे की ज़िंदगी इज़ दी बेस्ट ज़िंदगी। हमारे बीटेक के आधे से ज़्यादा बच्चों ने बीटेक फर्रों से ही किए, पर ये एग्जाम में मत चला देना,
ठीक है, लिखो तारापुर, रावत भाटा कहाँ पर है? चित्तौड़, महाराष्ट्र। रावत भाटा क्या चीज? महाराष्ट्र। नदी पर? नहीं नहीं नहीं, परमाणु है ही नहीं। अपन नदी वाले लिखेंगे जल विद्युत, ठीक है। हाँ, तो जो नदी वाले प्रोजेक्ट आएंगे उसमें नदियाँ लिखवा दूंगा मैं आपको, वो जल विद्युत प्रोजेक्ट आएंगे अपने, हाइड्रो पावर जो होते हैं। चलो लिखो, क्या लिखा? तारापुर, रावत भाटा, कुडनकुलम, कुडनकुलम, कलपक्कम, कुडनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा, कैगा कैगा, कै के ऊपर आई की मात्रा गा, कैगा केरल, सॉरी कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, काकरा पार गुजरात, काकरा पार गुजरात, और नरोरा, नरोरा यूपी, जैतपुर, जैतपुर महाराष्ट्र। लिख लिया? अब लिखो, अगला बॉक्स बनाओ, सौर ऊर्जा। भड़ला, भड़ला भड़ला, भड़ला राजस्थान, पावागढ़, हाँ, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लिख रहे हैं बच्चों अपन। इसमें पहला भड़ला है, राजस्थान, पावागढ़, कर्नाटक, कुरनूल, कुरनूल, अरे अरे, कुरनूल, अच्छा यही वाला। आंध्र प्रदेश, रेवा, रेवा, एमपी, कमूथी, कमूथी, छोटा मुंह थी, तमिलनाडु। ठीक है, अगला लिखो पवन ऊर्जा, अगला कॉलम। मुपंदल, मु, बस इतना ही लिखेंगे। मुपंदल, मुपंदल, मुंह आधा पै, पूरा पै, ऊपर नै की मात्रा, डॉट दल, मुपंदल, तमिलनाडु। इसके बाद जैसलमेर, ब्राह्मण वेल, ब्राह्मण वेल, हाँ इसी में ही, ब्राह्मण वेल महाराष्ट्र, ब्राह्मण वेल महाराष्ट्र, ढलगांव, महाराष्ट्र, वंकुसवाड़े महाराष्ट्र, वंकुसवाड़े महाराष्ट्र, वंकुस, लिख पा रहे हो ना तुम लोग? और ये बहुत ही नोन नाम है, ऐसा कुछ नया नहीं आने वाला है, वंकुसवाड़े। अब अगला डालो, जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
इसमें लिखो पूगा घाटी। एक तो थोड़ा कोशिश करो कि एक ही बारी में सुन लो, नहीं तो ये मैं छील करके लेकर के जाऊंगा यहाँ से। पूगा घाटी, नहीं समझ में आया? अच्छा अभी आपने क्या समझ में, जरा मुझे बताओ क्या सुना? पुआ, पुआ सुनाई दिया तुम लोग? तो मतलब कमी मेरे तुम लोगों को क्या सुनाई दे रहा है? पुआ। लास्ट में क्या आ रहा है? पूगा घाटी। इसमें लिखो, इसमें इसी में पूगा घाटी में एरो बना करके लिखो नीचे, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख में ONGC द्वारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, ONGC द्वारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगला लिखो चुमथांग, चुम थांग लद्दाख, चुमथांग एक ही वर्ड है चुमथांग, लद्दाख। तातापानी, तातापानी अगला है छत्तीसगढ़, तातापानी CG छत्तीसगढ़। सूरज कुंड झारखंड, कुंड झारखंड। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, मणिकरण, मणिकरण अभी महारथी कर्ण वाला कर्ण, करण वो मेरे करण अर्जुन आएंगे वो वाला करण, हिमाचल प्रदेश। अगला लिखो इसी में खम्मन, खम्मन खमन ढोकला वाला खम्मन, तमिलनाडु। ऐसा ही होगा एग्जाम में। अच्छा खम्मन, खम्मन तो मिलता है गुजरात, तो ये गुजराती है खम्मन। आगे लिखो राजगिर, राजगिर, खम्मन तमिलनाडु, राजगिर लिखो, ये है छत्तीसगढ़, नहीं सॉरी बिहार, बिहार 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 बिहार, राजगिर बिहार। सोहना, सोहना हरियाणा। तपोवन UK, तपोवन UK। कैम्बे गुजरात, कैम्बे, कैम्बे गुजरात। तपोवन UK। ठीक है लिख लिया। अगला लिखो तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। इसमें लिखो एक तरफ तो लिखो संभावित क्षमता, तापीय ऊर्जा लिख दिया, इसके इधर तो लिखो संभावित क्षमता और इधर लिखो स्थापित क्षमता। ठीक है उसके नीचे लिखो, मैं बताता हूं जो डाटा। स्थापित, इधर तो लिखो 148 गीगावाट, 48 गीगावाट और इधर लिखो 236 गीगावाट, 236 गीगावाट। ठीक है और 236 जो लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख लो 59%। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को इससे? ठीक है, संभावित क्षमता मतलब पोटेंशियल एनर्जी, कि यहां पर इतनी एनर्जी जनरेट करने की संभावना है। कितनी है? 146। ठीक है सॉरी 148 गीगावाट। ठीक है पर अपने पास स्थापित कितनी है? 236 गीगावाट। सिर्फ एकमात्र यही है जिसमें संभावित से ज्यादा क्या है? स्थापित क्षमता है।
ठीक है, तो सवाल क्या बन सकता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी ऊर्जा जनरेशन है जो अपनी संभावना से अधिक स्थापित है या जिसमें जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो कौन सी है? तापीय ऊर्जा है। और वो भी जो भारत में अगर 100% अगर एनर्जी जनरेट हो रही है सारे सोर्सेज से मिला करके, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ, परमाणु ऊर्जा, उन सब में इसको उन सब की एनर्जी मिलकर के कितनी है? 100% है। उसमें से अकेला योगदान कौन दे रहा है? 59%। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कौन सी ऊर्जा का है? तापीय ऊर्जा का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। इसमें डाटा ही पूछा सकता है कि तापीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है, तो 236 गीगावाट। ठीक है, ये आपको गीगा ये पता ही होगा, मेगावाट। तो ये जो सर्वाधिक जो क्षमता है वो किसकी है? तापीय ऊर्जा की है। योगदान कितना है? 59% है। स्थापित क्षमता कितनी है? 236 गीगावाट। अब इसमें भी अपन पर्टिकुलर जो है बात करते हैं कि तापीय ऊर्जा किससे जनरेट की जाती है? कोयले से, नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से। ठीक है, तो ये लिख लिया। इधर तो 148, इधर 236। अब इसके नीचे यहाँ लिखो कोयला, कोयले से कोयले को बर्न करके कितना मिलता है, और इसमें लिखो नेचुरल गैस और इधर पेट्रोलियम। और उसमें ये संभावित क्षमता वो लिख लिया, स्थापित क्षमता। उसी के नीचे लिखो 3 है अपने फ्यूल हैं, एक तो कोयला, एक नेचुरल गैस या गैस और एक डीजल। ठीक है, तो कोयले में लिखो 210 गीगावाट, कोयले में आगे डैश लगा के लिख लो 210 गीगावाट, कोयले में 210 गीगावाट, गैस से 25 गीगावाट, और डीजल से 0.5 गीगावाट। पॉइंट 5 गीगावाट। ठीक है, अब तुम इसको जोड़ोगे तो 236 नहीं आएगा। मुझे सवाल जवाब मत करना, ये अपन ने मोटा मोटा डाटा लिया है। ठीक है, तो इसका जो एक जो 0.5 रह रहा है वो डीजल या कोयले में, डीजल या नेचुरल गैस में जुड़ रहा है, पर अपने को इतना एक्यूरेट डाटा याद नहीं रखना। मोटा मोटा डाटा याद रखना है। अब इसी में एरो बना के अगला पॉइंट लिखो। 1920 हुसैन सागर से प्रारंभ, 1920 हुसैन सागर, इसी में चल रहा है। तापीय ऊर्जा में पॉइंट लिखे जा रहे हैं, तापीय ऊर्जा के पॉइंट है। अभी इसके प्रोजेक्ट अपन लास्ट में लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, तो कुछ बातें लिखना जरूरी है इसमें। ठीक है, तो 1920 हुसैन सागर सबसे पहले ये आया था, अपने यहाँ से जनरेशन शुरू किया था। अगला लिखो 1975 एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 1975 एनटीपीसी, नेशनल, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है, पहला हुसैन सागर, हाँ, उसके बाद स्थापना थी इसकी हुसैन सागर की। इसके बाद लिखो 1975 एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब लिखो प्लांट्स इसके, पहला लिखो विंध्याचल मध्य प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश। मुंद्रा गुजरात, अब मुद्रा होती है ना, उस पर नए की मात्रा लगा तो मुंद्रा हो जाएगा, गुजरात। अगला लिखो शासन, शासन मत कर देना, शासन, दोनों सपेरे वाले से आएंगे। शासन, शासन एमपी, शासन एमपी। अगला लिखो तिरोदा महाराष्ट्र, तलचर उड़ीसा, तलचर उड़ीसा। रिहंद कहाँ पर है? यूपी। सिपत, सिपत छत्तीसगढ़।
चंद्रपुर महाराष्ट्र, एनटीपीसी दादरी यूपी। हाँ, एनटीपीसी कहाँ पर है? दादरी नामक जगह है। और दादरी कहाँ पर है? यूपी। यूपी यूपी क्या दादरी? पर ये वाला दादरी जहाँ पे एनटीपीसी है ये यूपी में है, ठीक है। और अगला लिखो इसमें सिक्का गुजरात, सिक्का गुजरात, उकाई गुजरात, उकाई गुजरात, ठीक है। ये अपना हो गया तापीय ऊर्जा। तो अब मुझे बताओ इसकी संभावित क्षमता कितनी थी? 146 148 गीगावाट। जनरेट कितनी हो रही है? 236। कितना योगदान है? 59%। इसके बाद बात करें सबसे पहला 1920 हुसैन सागर। 1975 कहाँ पर? एनटीपीसी दादरा यूपी। और क्या बात करी थी इसमें अपन ने? कोयला 210 गीगावाट जनरेट कर बर्न होके 210 गीगावाट जनरेट कर रहा है। इसके अलावा बात करी थी अपने इसमें नेचुरल गैस 25 गीगावाट। और लास्ट डीजल 0.5 गीगावाट। तो ये थोड़ा सा डाटा अपने को याद रखना पड़ेगा। हालांकि डाटा बहुत सारा है पर ये मैं वो उतना ही लिखवा रहा हूँ इतना तुम्हें और मुझे याद रह जाए। और क्योंकि सबकी स्थापित क्षमता और संभावित क्षमता अलग अलग है, बहुत सारी है, तो वो छोड़ते हैं अपन। और किसी को अगर चाहिए तो वो एक्स्ट्रा लिखने का मन कर रहा है तो लिख लेना मुझसे देख करके। अगला लिखो हाइड्रो पावर या फिर जल विद्युत क्षमता, जल विद्युत प्लांट। ये अलग एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत प्लांट, जल विद्युत इसकी लिखो संभावित जो है 148.7 गीगावाट, 148.7 गीगावाट। स्थापित कितनी है? 46.1 गीगावाट। 46.8 गीगावाट। ये डाटा कौन सा है? 46.8। इसके ब्रैकेट में लिख लो अगस्त 2022 का डाटा ये, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी प्लांट हैं अपने पास उन सब में सिर्फ एक तापीय ही है जो संभावित ऊर्जा से, संभावित क्षमता से अधिक एनर्जी जनरेट कर रही है। बाकी सब आपको कोई आधा मिलेगा, कोई 1/4 मिलेगा, कोई मतलब नए के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इकलौता तापीय ऊर्जा है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर पा रही है। अब इसमें लिखो 1897 पॉइंट है इसी में। संभावित ऊर्जा कहाँ रह गए आप? अगस्त 2022। ठीक है। अब लिखो 1897 सिद्रा पोंग, सिद्रा पोंग 1897। हाँ, सिद्रा पोंग 1897। पुरानी बात है। सिद्रा पोंग जल विद्युत प्रोजेक्ट दार्जिलिंग, सिद्रा पोंग जल विद्युत प्रोजेक्ट दार्जिलिंग सबसे पहला था ये। अब इसके बाद लिखो अगला 1902 शिव समुद्रम, 1902 शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। सिद्रापोंग, यार सिद्रापोंग मुझे याद था, ये आप लोग मुझे बताओगे सिद्रापोंग कौन सी नदी पर है कल, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। ऐसे ही एक दूसरे की मदद करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे जीवन में।
आगे लिखो कोयना 1975 एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। अगला लिखो कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। कोयना, हाँ नहीं नहीं, ये जो पॉइंट है जहां मैं एक बात बोलता हूं मैं वो एक पॉइंट है कि ठीक है। तो अब अगला पॉइंट है कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। कोयना नदी है महाराष्ट्र के अंदर, उसी के ऊपर बना हुआ है कोयना प्रोजेक्ट। अगला इसमें टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड, नदी पता ही है, भागीरथी भिलांगना बना हुआ भागीरथी नदी पर है, भिलांगना आकर के टिहरी बांध मिलती है। ठीक है, और इसमें लिख लो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगला लिखो नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश। इसके ब्रैकेट में लिख लो सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना। नाथपा झाकरी सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना। नाथपा झाकरी सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना। अगला लिखो सरदार सरोवर बांध गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात। इसके ब्रैकेट में लिखो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध। कंक्रीट बांध समझ में आया? कंक्रीट डैम, बीसलपुर कैसा डैम है? कंक्रीट डैम है। पांचना कैसा डैम है? मिट्टी से बना हुआ डैम है, उसकी दीवारें कैसी है? मिट्टी से बनी हुई दीवारें, इकलौता डैम है जो मिट्टी से बना हुआ है। तो ये विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? कंक्रीट डैम है। और पहला बात करें तो कौन सा है बताओ? ठीक है, ये बना हुआ है यांगसी रिवर पे। कहां पर है ये? चीन में। तो विश्व का सबसे बड़ा, हाँ ये पता नहीं कब बना था, ये तो मुझे पता नहीं है। हाँ क्या पृथ्वी का क्या? ये बांध पे था कि वो एक उन्होंने कोई वो एक्सपेरिमेंट किया था? बांध बनाया था जिससे उसकी ग्रेविटी जो पृथ्वी की जो है वो डिसबैलेंस हो गई थी, ऐसा कुछ आया था। पृथ्वी अपने अक्ष पे कुछ झुक गई थी, ऐसा कोई रूमर आया था। वो उसका मैंने उसको अच्छे से किया नहीं, मुझे तो ऐसा याद है कि कोई परमाणु परीक्षण किया था, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को हो कि विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है, तो ये है GORGES। ठीक है, द थ्री गॉर्जेस या जॉर्जेस, जो भी जैसे भी वो लोग बुलाते हैं, तुम जो बुलाते हैं वो लिख लो। और नदी कौन सी है? यांगसी नदी। और देश कौन सा है? चीन। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे कभी तो चीन की नदियाँ पढ़ेंगे, उस टाइम पे बांध आएगा। विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम। ठीक है, अब ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, ये जो पॉइंट लिखवाएं ये तो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, इनको तो रटना ही है। अब ऐसे लिखो, यहाँ पे तो लिखो प्रोजेक्ट, नदी और राज्य इसी के, हाँ
अभी जितनी भी नदियाँ पड़ी थी उस पर जो जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो लिख लेते हैं अपन। काफ़ी सारे हैं, ढेर सारे हैं। ठीक है, करें शुरू। कितने एक हैं? क्यों, कॉपी भरने वाली है क्या? भर गई कॉपी? इंडेक्स पे आ गया क्या? कोई बात नहीं, तो कोई रफ नोटबुक रफ पेपर ले ले किसी। रफ में कर रहा, रफ भर गई क्या? ओ, चलो लिखो, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, दो राज्यों में पड़ता है ना। अगला लिखो, श्री सेलम, श्री सेलम, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। मचकुंड, नदी मचकुंड है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा, मचकुंड की नदी भी मचकुंडी है। और आंध्र प्रदेश उड़ीसा। अगला लिखो, शरावती, शरावती, नदी भी शरावती, कर्नाटक। अगला लिखो, इडुक्की, इडुक्की। अरे बच्चों, चौथी बार आ रहा है। इडुक्की। नदी पेरियार। राज्य अब तुम्हें बता दो मुझे। पेरियार, पेरियार। नीचे नीचे थी ना इधर। पेरियार, केरल। अगला लिखो, तुलबुल उरी। दो हैं ये, तुलबुल है और उरी है। हाँ, तुलबुल उरी, ये दोनों है झेलम नदी पर। और राज्य जम्मू कश्मीर। क्या हो गया? तुलबुल उरी दो प्रोजेक्ट हैं। तुलबुल अलग है, उरी अलग है। दोनों कौन सी नदी पर हैं? झेलम नदी पर हैं। राज्य कौन सा है इनका? जम्मू एंड कश्मीर। अगला लिखो, बगलिहार, बगलिहार। ये भी चिनाब नदी पर ही है। हाँ, राज्य वही है, जम्मू कश्मीर। अगला लिखो, चमेरा, चमेरा प्रोजेक्ट, रावी, पंजाब। पोंग, भागड़ा नांगल। चलो आ जाएगा वो, आगे अपने लिख कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लिख लिया व्यास पर। अगला लिखो, भागड़ा नांगल, सॉरी रावी था। लिखो, अगला लिखो, भागड़ा नांगल, ये व्यास पर है, नहीं सतलज पर है, सॉरी। भाखड़ा नांगल, सतलज, पंजाब हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पहला वाला हिमाचल पे, दूसरा पंजाब। चमेरा, थीन। चलो आगे आ जाएगा तो। लिखो, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला प्रोजेक्ट है पोंग, पोंग। इसके ब्रैकेट में लेना, महाराणा प्रताप जलाशय, व्यास नदी, प्रताप जलाशय, व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। अगला लिखो, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर,
नर्मदा, इंदिरा सागर, नर्मदा, मध्य प्रदेश। अगला लिखो बान, बान सागर, बै से बकरी वाला बान। सोन नदी, मध्य प्रदेश। सोन, सोन किसकी है ये ट्रिब्यूटरी रिवर? अरब सागर की ट्रिब्यूटरी। पहली बात तो सहायक नदी होता है ट्रिब्यूटरी रिवर का मतलब। ली लिखवाया था। यमुना, सोन, पुनपुन, गंगा की दाई। ठीक है, लिख लिया। अगला लिखो रिहंद, 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 रिहंद। अभी थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था रिहंद आपको। रिहंद नदी भी रिहंद, यूपी एमपी, एमपी। अगला लिखो बाली मेला, बाली मेला, सिलेरू नदी पर, उड़ीसा। बाली मेला, सिलेरू, उड़ीसा। अगला लिखो तीस्ता, तीस्ता, तीस्ता प्रोजेक्ट, तीस्ता नदी पर, सिक्किम। अगला लिखो रंजीत, रंजीत, सिक्किम। हाँ, रंगीत, रंगीत, सिक्किम। रंगीत गे से गाने वाला गा। रंजीत बोल गया था क्या? सॉरी, माफी, माफी चाहता हूँ दोस्तों, मुझे माफ करो, आगे बढ़ो। रंगीत, रंगीत, सिक्किम। अगला है लोकटक, लेमटक, लोकटक, एक ही वर्ड है। लोकसभा वाला लोक, टक, लोकटक। उसका लेमटक नदी का नाम है, लेमटक, लेमटक, मणिपुर। ठीक है, तो ये अपने क्या है सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब अगला और आखिरी परमाणु ऊर्जा। परमाणु, परमाणु ऊर्जा कहाँ पढ़ा है? अच्छा अच्छा, परमाणु ऊर्जा प्लांट पढ़ा दिया। पर इसी परमाणु ऊर्जा की कुछ बातें लिख लेते हैं अपन, मतलब जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो करके हैं। कितने फैक्ट्स होंगे? 8-10 फैक्ट्स तो हैं। देख लो वहां जगह है तो उसी में चिपका दो, नहीं तो आगे परमाणु ऊर्जा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिख करके लिखो। 1948 पहला पॉइंट है, 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग। 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग। 1954 परमाणु ऊर्जा विभाग। 1954 परमाणु ऊर्जा विभाग। आयोग और विभाग में क्या अंतर है? देखो, आयोग जो है वो एक छोटी संस्था है, जैसे कि कोई चीज है कि परमाणु ऊर्जा कैसे जनरेट की जाए, ठीक है, तो उसमें मैंने एक आयोग बुलाया, कि एक छोटा सा मतलब कि 8-10 जनों को मैंने बुलाया, संगठन बोल सकते हैं जिसको। तो अपन 8-10 जनों ने बैठे, अपन 2 साल हो गए अपने को काम करते करते। अब अपने पास क्या, वो 8-10 जनों से 80 जने बढ़ गए। अपन क्या हो गए, 80 जने बन गए। तो अपन क्या है कि पूरी एक कम्युनिटी बन चुके हैं। तो उसके लिए अपन ने क्या बनाया, एक विभाग बनाया। जैसे कि होता है चिकित्सा विभाग, चिकित्सकों के लिए, एक इंजीनियर अभियंता विभाग हो गया। तो स्पेशली वो जो बिल्डिंग हो गई, या वो जो कमरा हो गया, या वो लैब हो गई, वो पूरा का पूरा क्या एक विभाग हो गया, कि अब उनका जो है डेडिकेटली जो है वो काम करेंगे किस पर, एक पर्टिकुलर एक एनर्जी पे काम करेंगे। ठीक है, पहले क्या बनता है, आयोग बनता है, आयोग के बाद विभाग बनता है, फिर संस्थान। तो ऐसे जो है बड़ी प्रोसेस बढ़ती जाती है।
ठीक है, अगला लिखो होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा के जनक। हाँ, GH बाबा, कैसे भूल गए तुम इनको। होमी जहांगीर भाभा, ये तो घर जाकर के ना सामान्य ज्ञान किताब में पढ़ना आप लोग। हाँ, इनके ऊपर सब कुछ बनी, मूवी बनी हुई है। हाँ, परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जहांगीर भाभा, एरो बना के परमाणु ऊर्जा के जनक। आगे बढ़े, लिखो 1987 NPCIL। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NPCIL। ठीक है, अगला लिखो वर्तमान में स्थापित क्षमता। वर्तमान में, हाँ नहीं नहीं, अगला पॉइंट है वर्तमान में स्थापित क्षमता 6.7 गीगावाट। 6.7 गीगावाट कितने परसेंट योगदान दे रही है ये? किसने बोला 6.7? 6.7 तो गीगावाट है, ये तो एनर्जी की एक मात्रा है कि इतनी जनरेट कर रहे हैं, पर टोटल एनर्जी में इस 6.7 का योगदान कितना है, कितने परसेंट योगदान है? 7% योगदान है। ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी 6.7 याद ही रहेगा, इस 7 का 7% ही क्या है, योगदान है। अगला लिखो 1969 तारापुर महाराष्ट्र। 1969 तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, इसके नीचे इसी में है, तारापुर में एरो बना के लिखो क्षमता। इसकी क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। तो मैं लिखवाया था ना, पहला पॉइंट लिखवाया था ये कनाडा के सहयोग से पहला, सॉरी USA के सहयोग से पहला जो है भारत का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इसकी जो क्षमता है वो मतलब एनर्जी प्रोडक्शन है वो कितना है? 1400 मेगावाट है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला लिखो 1973 रावत भाटा। 1973 रावत भाटा कनाडा के सहयोग से। क्षमता लिख लो 1180 मेगावाट। मेगावाट और गीगावाट में ध्यान रखना फर्क, गीगावाट बड़ी यूनिट होती है, मेगावाट छोटी यूनिट होती है। 1180 मेगावाट। अगला लिखो कलपक्कम। कलपक्कम मद्रास तमिलनाडु। कलपक्कम मद्रास में है और मद्रास तमिलनाडु में है। ठीक है, इस ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं? इसमें लिखो, इसी के नीचे कलपक्कम में एरो बना के लिखो स्वदेशी उपकरण प्रयुक्त करने वाली प्रथम परियोजना। स्वदेशी उपकरण प्रयुक्त करने वाली प्रथम परियोजना। अगला है कुडनकुलम। कुडनकुलम अगला पॉइंट है, कुडनकुलम। हाँ, ये कहाँ पर है? मद्रास तमिलनाडु। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। क्षमता लिख लो इसकी 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट लिख लो। इसके 2000 मेगावाट के ब्रैकेट में लिख लो सबसे बड़ी। सबसे पहली तो कौन सी है? तारापुर। सबसे बड़ी कौन सी है? कुडनकुलम। ठीक है, अगला लिखो कैगा। अच्छा, बाकी लिखे हुए हैं कैगा, नरोरा, जैतपुर, वो बाकी पुराने पीछे लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। ये जो सन लिखवाए हैं, ये सन पूछे जाते हैं। पहला परमाणु आयोग कब स्थापित किया गया? पहला परमाणु विभाग कब स्थापित किया गया?
तो बच्चा लोगों, ये हो गई आपकी क्या, एनर्जी कंप्लीट। अब हेडिंग डालो मिनरल्स, भारत के खनिज। तुम लोगों की क्लास एक तो शुरू हुई है 15 मिनट लेट, और तुम कह रहे हो 15 मिनट जल्दी छोड़ने को। 15 दूना 30, 30 मिनट। लिखो एनर्जी, ओ सॉरी मिनरल्स, खनिज। अच्छा खनिज होता है, खनिजों का कुछ, चलो नोटबुक बंद कर दो, समझ लो। खनिज कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, धात्विक, धात्विक और धात्विक, वो इसी में आ जाते हैं, अधात्विक में आ जाते हैं, ठीक है। पत्थर, अभ्रक, माइका और आपके ऊर्जा खनिज, ये कोयला, ये सारे क्या है, इसी में आते हैं, अधात्विक खनिज में आते हैं। अब धात्विक खनिज भी दो तरीके के होते हैं, लोह है और अलोह है। अब देखो, अगर अलोह खनिज बहुत सारे हैं, तो तुम लोगों ने अगर लोहा लोहा याद कर लिए तो अपना काम बन जाएगा। के, के, एल, एम, एन, टी, 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 टी बन गया क्या, K2, K2, LMN, T2, क्या बोलो, K2, LMN, T2, K2, T2, K2, T2, K से कोबाल्ट, क्रोमाइट, एल से लोहा, एम से एन से टी से, अबे तांबा है। ठीक है, ये याद कर लो, बाकी सारे अलोह खनिज हैं, ठीक है। जिसमें आगे अपने पहले तो स्त्री प्रिय जो खनिज है, सोना, चांदी, प्लेटिनम। स्त्रियों को तांबा कहाँ पसंद आता है, प्लेटिनम, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, निकल तो आ गया उधर, मैग्नीशियम, ठीक है। और इसके अलावा जो, हाँ, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे कैसे खनिज है, अलोह खनिज है। इसकी बात कर लें, अभ्रक, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट। कहाँ मिलता है रॉक फॉस्फेट, हाँ, नहीं, रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है राजस्थान में, झामर, कोटड़ा, उदयपुर। और एक और जगह मिलता है जैसलमेर में, लाठी बिरमानिया, लाठी बिरमानिया है शायद, लाठी बिरमानिया क्षेत्र, जैसलमेर, ठीक है। और रॉक फॉस्फेट
इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन मार्बल्स जितने भी आते हैं, स्टोन्स। और कोयला, गैस, पेट्रोलियम। तो ये अपने खनिज है, ये खनिजों का वर्गीकरण है बेसिकली। तो ये याद रखना, इसके अलावा सब अलोह है, बाकी ये सारे अधात्विक खनिज। अच्छा मुझे बताओ, धात्विक खनिज जो पाए जाते हैं कैसी चट्टानों में पाए जाते हैं? फॉस्फोरस, क्या बोल गया? चट्टानें होती है तीन तरीके की, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। अब लोह खनिज जो पाए जाते हैं वो सर्वाधिक कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टानें सबसे सॉलिड होती हैं, सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। जब लावा, अपनी पृथ्वी के अंदर जो लावा है ना वो सब क्या है, मिक्सचर है। उसमें सारे जो धात्विक मेटल्स वगैरह वो सब क्या पिघली हुई अवस्था में है। वो जमीन से बाहर आते हैं, बाहर आकर के लावा जब बाहर निकलता है तो कुछ पहाड़ बनते हैं, कुछ पठार बनते हैं। ठीक है, वो क्या धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जो क्या किस चट्टान बदल जाता है, आग्नेय चट्टान बन जाता है। उसके बाद उसमें नदियाँ बहती है, हवा चलती है, रोड होता है, अपर्दन होता है। तो उसके बाद जो टूट करके टूटी फूटी जो चट्टानें बनती है वो कौन सी होती है? अवसादी चट्टानें होती है। और वो अवसादी चट्टानें ही फिर क्या होती है कि एक जगह इकट्ठी होती हैं, कंप्रेस होती हैं, दबती है, दबाव और ऊर्जा की वजह से क्या होता है वो पिघलती हैं फिर से, और फिर से पिघल करके वापस वो लावा वाली फॉर्मेशन में आती है। फिर वो लावा ठंडा होकर के फिर क्या बन जाता है, फिर से आग्नेय चट्टान बन जाता है। तो एक क्रम होता है, सर्कल होता है इनका, कि आग्नेय टूटा, अवसादी, अवसादी टूट गए, कायांतरित, कायांतरित कंप्रेस होकर के आग्नेय चट्टान। तो ये चलता रहता है। आप लोगों का इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने बताया था, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, अवसादी थे वो, अवसाद टूट फूट करके जमा होते गए। उसके बाद वो जब प्लेट आगे गति करी तो वो अवसादों में क्या हुआ, प्रेशर पड़ा, और प्रेशर पड़ा तो उनमें क्या वलन पड़ गया, और वलन पड़ने की वजह से क्या बना, ट्रांस हिमालय बना, और कुनलून श्रेणी चाइना की तरफ जो है उसका निर्माण हुआ। तो ये कुछ बातें हैं। 5 मिनट रह गई, देखो कल शुरू करते हैं अपन। ठीक है, आज के लिए बस बहुत है।